या मैं 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंटर्स निकाल लूं, 3 पॉइंटर्स निकाल के एग्जामिनर को लिख के बता दूं, या क्या करूं, पूरा का पूरा सोर्स छाप दूं। एंड दिस इज नॉट एडवाइजेबल, यू विल नॉट डू इट, दिस इज नॉट एडवाइजेबल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा बेटा, टाइम जाया होगा। तो आप ये टाइम जाया करने वाला काम नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप सोर्स में से 3 पॉइंट्स क्या करेंगे, ड्राइव आउट करेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर से। इंशाल्लाह मैं भी आपको एंड में 5 पेपर्स लिख के दूंगा, आप सबने वो घर से करके आने हैं। चले भाई, सोर्स बी पे मूव करेंगे। सोर्स बी मई जून 2022 का पेपर करा रहा हूं। ठीक है, आगे जाके इंशाल्लाह और भी आपको हो सकता है रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाए, हो सकता है कि आपको मैं एंड में पेपर से पहले भी तकरीबन 20-25 सोर्सेज और कराऊं। अब देखो, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले जरा स्क्रीन फोल्ड कर लें कि भाई इसमें है ना जरा सा ट्रिक आपके पास है। ट्रिक ये है कि एग्जामिनर ने आपको ऑलरेडी तरीका बता दिया, बस आपको उसको फॉलो करना है। देखो, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करते हुए ना मुझे 3 चीजों का ध्यान रखना है। कौन सी सोर्स बेस्ड की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट अ सोर्स, पिक्चर वाली सोर्स। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, पिक्चर वाली सोर्स के बारे में। ठीक है, 3 टर्मिनोलॉजीज है, पहले 3 टर्मिनोलॉजीज समझते हैं कि 3 टर्मिनोलॉजीज है क्या, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे कि इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मेरे पास जो 3 टर्मिनोलॉजीज जो एग्जामिनर असेस करता है पेपर में और जो बोलता है भाई ये 3 चीजें दो, तो 3 चीजें क्या है? सबसे पहले एग्जामिनर तुमसे कहता है कि सरफेस फीचर बताओ। अभी आते हैं सरफेस फीचर क्या है। सबसे पहले मुझे क्या बताना है, सरफेस फीचर। दूसरे एंड पर मुझे बताना है क्या, वैलिड इन्फरेंस। क्या बताना है भाई, वैलिड इन्फरेंस बताना है। और तीसरे नंबर पर मुझे क्या बताना है, आई हैव टू टेल अबाउट द कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। मैं किसके बारे में बताऊंगा बेटा, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है सर, सरफेस फीचर क्या है सर, इन्फेरेंस सर, इतना डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी सर, हम तो मर जाएंगे। तो बेटा कोशिश करो जरा एक मर्तबा, आइडिया आइडिया हो जाएगा आपको। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग बैक, थोड़ा सोचें इस पर। अच्छा भाई, सरफेस फीचर क्या है मैं बताता हूं। सरफेस फीचर का मतलब होता है कि आप पिक्चर देख के ये बताएं कि आपको दिख क्या रहा है। अगर आपको 2 हाथी दिख रहे हैं तो आप 2 हाथी बता दें भाई, 2 हाथी दिख रहे हैं, जिसपे एक पे हिंदू लिखा हुआ है, एक पे मुस्लिम लिखा हुआ है। आप बता दें एक बंदा बीच में परेशान नजर आ रहा है, इसके सर पे माथे पे लिखा हुआ है इटली। यानी सरफेस फीचर का मतलब यह है कि मुझे तस्वीर को देख के यह बताना है कि मुझे तस्वीर में क्या नजर आ रहा है। तो सरफेस फीचर के नीचे प्लीज लिख लीजिएगा, ताकि आपकी अंग्रेजी को हम जानते हैं कितनी अच्छी है। आप लिखेंगे क्या देखा। सरफेस फीचर का मतलब है कि मैंने अपने सोर्स में क्या देखा, वॉट डिड आई सी इन माई पिक्चर। नेक्स्ट, वैलिड इन्फरेंस। वैलिड इन्फरेंस पे आ जाएंगे। वैलिड इन्फरेंस क्या है? वैलिड इन्फरेंस का मतलब है, एग्जामिनर ही कह रहा है कि भाई जो तुमने देखा उससे तुम्हें क्या समझ आया। 2 हाथी दिख रहे हैं आपस में लड़ते हुए, दोनों हाथी, एक पे मुस्लिम लिखा है एक पे हिंदू लिखा है, क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है, क्या समझ आ रहा है? देखा तो बता दिया, 2 हाथी लड़ते हुए दिख रहे हैं, क्या समझ आया कि एक तरफ मुस्लिम है एक तरफ हिंदूज है और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से।
So I can see that they both are fighting with each other. This is the time where Muslims are fighting for separate homeland, Congress are fighting for self-rule, and this shows how eagerly they wanted to beat each other. So valid inference का मतलब क्या है कि सोर्स देख के मुझे क्या समझ आया, जो चीज देखी उसी का समझ आया बताएंगे, ठीक है ना, होशियार मत बन जाइएगा। तो सरफेस फीचर का क्या मतलब है, क्या देखा। वैलिड इन्फरेंस का क्या मतलब है, क्या समझ आया। और नेक्स्ट चीज आती है कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। एग्जामिनर बोलता है कि भाई पिक्चर में क्या देखा, तुमने बता दिया, क्या समझ आया ये भी बता दिया, अब जरा कॉन्टेक्चुअल नॉलेज भी बता दो। तो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज का इधर मतलब ये है कि आप ये बताएं कि आपको ये पिक्चर किस इवेंट से रिलेट करती हुई नजर आ रही है। यानी ये मतलब है कि आपको ये जो आपने क्या देखा, क्या समझ आया, बताया, इससे आपको किस इवेंट की याद आती है। तो आप लिख लेंगे अपने पास, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज का मतलब है किसकी याद आई। ये किसकी याद आई, आपके होने वाले घर वाले नहीं है, ये आपके कॉन्टेक्चुअल नॉलेज अकॉर्डिंग टू द सोर्स है बेटा। तो उसको सोर्स की हद तक रखिएगा, अपने घरेलू मामला तो मत लिख के आइएगा, ठीक है। तो पहले क्या बताऊंगा एग्जामिनर को कि क्या देखा, दूसरा क्या बताऊंगा क्या समझ आया, और तीसरा क्या बताऊंगा किसकी याद आई। अब इसको हम एक मतलब ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि अगर आपको इसमें 5 मार्क्स चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। टेंशन नहीं ले, कोई आपको ऐसा काम नहीं कराएगा एग्जामिनर, आपसे प्यार से ही बात होगी। तो अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए, एक मिनट इसको थोड़ा लाइंस को छोटा कर लेता। अगर भाई फॉर इंस्टेंस मेरा एम है कि मुझे भाई 5 मार्क्स चाहिए इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा। तो देखो 5 मार्क्स हासिल करने के दो तरीके। 5 मार्क्स के लिए क्या करूंगा, 5 मार्क्स के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप एक से सरफेस फीचर बता दें। यानी आप क्या बता दें, क्या देखा। आप एक वैलिड इन्फरेंस बता दें, यानी आप ये बता दें कि क्या समझ आया। और फिर इसके साथ आप क्या बता दें कि आपको एक कोई इवेंट का नाम लिख दें जिस इवेंट की आपको याद आई है। यानी आप एक के वाई ए बता दें। तो 5 नंबर हासिल करने के लिए, if you want to get 5 marks in this particular question, what you do is you write one surface feature, you write one valid inference, and you write one contextual knowledge, and that gives you a full 5 marks. Now that's what, not what I say, that's what examiner says. अब अक्सर बच्चे होते हैं जिनकी जिंदगी में मसला होता है, तो उनको किसी की याद ही नहीं आती। मैं इवेंट की बात कर रहा हूं ना, जिनको देख के शायद इवेंट की याद ना आए। ऐसा कोई स्टूडेंट है, if there is a student present here who does not remember the event, so what must he do in that case to attain a 5 marker? So there's another method to attain 5 marker. If you do not get the contextual knowledge at the time of your examination, अगर आपको एग्जामिनेशन के वक्त कॉन्टेक्चुअल नॉलेज नहीं याद आ रही, तो आप क्या करें 5 मार्क्स के लिए, आप एक क्या देखा बता दें और आप एक क्या समझ आया बता दें। इससे बेटा आपको 4 मार्क्स तो मिल जाएंगे। फिर अगर आपको 5th मार्क चाहिए है, तो या तो आप उसके लिए एक कॉन्टेक्चुअल नॉलेज डालें जो कि आपको अब आ नहीं रही है। तो आप क्या करेंगे, आप एक क्या देखा और एक क्या समझ आया, यानी एक सरफेस फीचर और एक वैलिड इन्फरेंस और डाल देंगे।
So another method to attain a 5 marks in this particular question is to tell two surface features and two valid inference, and that would give you 5 marks. तो याद रखिएगा, अगर किसी ने एक सरफेस फीचर और एक वैलिड इंफरेंस लिख दिया तो उसको तो 4 नंबर मिलेगा। जो तो एंड का 1 मार्क है ना, ये तो स्टेरिक का सफर है, इसको हासिल करने के लिए या तो आप क्या बता दें, या तो आप एग्जामिनर को यह बता दें कि आपको किसकी याद आ रही है, इवेंट की बात कर रहा हूं बेटा, किसकी याद आ रही है, या आप एक और क्या देखा, क्या समझ आया, ऐड कर दें। आई होप के इधर क्राइटेरिया टू अटेन अ 5 मार्कर सबको क्लियर हो गया होगा। इसको फर्दर एनालिसिस करेंगे और हम जाएंगे पिक्चर के ऊपर, जहां पे हम पिक्चर से समझेंगे कि हम क्या क्या चीजें इसमें मेंशन कर सकते। चले भाई, तो मूव करेंगे बेटा हमारी पिक्चर की तरफ। तो फॉर इंस्टेंस हम एक क्या देखा, क्या समझा, किस किस की याद आई का एक बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन पहली चीज, क्या आपको इसमें दो एलिफेंट्स आपस में फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं? तो आप लिख देंगे सरफेस फीचर में कि भाई टू एलिफेंट्स आर फाइटिंग विथ ईच अदर, आर क्लैशिंग अगेंस्ट ईच अदर, आर चार्जिंग टुवर्ड्स ईच अदर, आर कोलाइडिंग अगेंस्ट, आर गोइंग टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर। ये सर बता दिया। अब इससे आपको क्या समझ आता है? तो आप ये बताएंगे कि भाई ये दो एलिफेंट्स हैं, ये इंडिया की सबसे बड़ी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सी साइड? द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज, एंड दीज टू पार्टीज आर कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो इससे क्या समझ आता है कि मुसलमान लड़ रहे हैं किस चीज के लिए बेटा? मुसलमान लड़ रहे हैं सेपरेट होमलैंड के लिए, हिंदू लड़ रहे हैं सेल्फ रूल के लिए। तो आपस में क्या क्रिएट हो रहा है? क्लैश क्रिएट हो रहा है। जब इसने कार्टून 1947 में बनाया, 1947 में बनाया और बोल दिया कि भाई ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर 45 से 51 में था, तो जिस इवेंट की मुझे याद आनी चाहिए, क्या वो 45 से 51 के बीच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Of course, that event must be between 1945 and 1951. तो देख लें आपके पास कितने सारे इवेंट्स है 45 और 51 के बीच में। 51 तो खैर दूर की बात हो गई, 45 से 47 कहूंगा, क्योंकि 47 को तो आजादी मिल गई, फिर कौन सा क्लैश। तो आप इसमें बहुत सारी वैलिड इंफरेंस डाल सकते हैं। सबसे पहली वैलिड इंफरेंस होगी 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। गांधी कह रहा है मैं नहीं करूंगा, जिन्ना कह रहा है मैं नहीं करूंगा, गांधी बोल रहा है मुझे सेल्फ रूल दो, जिन्ना बोल रहा है मुझे सेपरेट होमलैंड दो। तो आपने अगर उसमें लिख दिया दैट दिस tells me or reminds me of a event in 1946 that was the cabinet mission plan, एग्जामिनर आके आपको घर पर 5 नंबर देके जाएगा बेटा। आई होप दैट आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर। इसके अलावा आप एटली का डिस्कशन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एक बंदा दिख रहा है मुझे डायग्राम में, पिक्चर में, इसका बंदे का नाम है एटली, एंड ही लुक्स एंग्री, ही लुक्स फ्रस्ट्रेटेड, ही इज बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, which tells that he was frustrated that Hindus and Muslims were not coming on the same page. और इसका वैलिड इंफरेंस क्या होगा? एटली परेशान होकर एटली ने अपनी कौन सी स्टेटमेंट दी थी? क्या एटली ने अपनी एटली स्टेटमेंट दी थी 1946 में? नहीं दी थी। तो आप इसमें एटली स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। आप मुस्लिम्स और हिंदूज के कोलिजन में डायरेक्ट एक्शन डे भी लिख सकते हैं 1946 का। आप चाहें तो 3 जून प्लान भी बता सकते हैं कि मुस्लिम चाह रहे हैं मैक्सिमम स्टेट्स मिले, हिंदू चाह रहे हैं पूरे इंडिया का डोमिनेंस उनको मिल जाए, तो वो आपस में लड़ रहे हैं। याद रखिएगा, ये आपने फॉलो करना है पूरा मेथड। क्या देखा, क्या समझा, क्या समझ आया और किस किस की याद आई। जब आपने ये पूरा मेथोडोलॉजी कर लिया ना वंस, तो याद रखिएगा कि आपका आंसर एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर बेटा।
किसी को अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। Can we write? Beta, Hamza, you can write as many events as you can, as you want to. लेकिन याद रखना, टाइम जाया नहीं करना है ना यार। तो जब एग्जामिनर ने तुम्हारे लिए ईज क्रिएट कर ली है, तो बेवकूफों की तरह टाइम जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। जी उमर, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट एक्शन डे के अंदर इंक्लूड होगा। नहीं अली बेटा, साइमन कमीशन का रेफरेंस मत देना, क्योंकि साइमन कमीशन के वक्त एटली और हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड एटीट्यूड नहीं था। ये सब शुरू हुआ इलेक्शन के बाद मेजरली, क्योंकि ये जो पिक्चर है ये इलेक्शंस के बाद की पिक्चर है। एंड एटली तकरीबन जो एटली के साथ जो मसले शुरू हुए वो इलेक्शंस के बाद थे। तो वो आप कैबिनेट मिशन प्लान और इसके ऑनवर्ड इतने इवेंट्स हैं यार, वाई गो फॉर साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन प्लान। ये मेजर इवेंट्स थे जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स की लड़ाई हो रही थी। एंड यू कैन इवन गो फॉर द अदर पार्ट where you could write about direct action day, where you could write about the athlete statement, where you could also mention the 3rd June plan. तो multiple आपके पास events है, you can go for anything. If even someone writes that सेल्फ रूल और सेपरेट होमलैंड भी अगर किसी ने लिख दिया ना, ये दो कंसिडरेशन भी दे दी, और भले इवेंट का नाम नहीं लिखा, तो भी उसको नंबर एग्जामिनर इंशाल्लाह दे देगा। अब अभी हम एमएस को रेफर करेंगे तो हमें इंशाल्लाह उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि एमएस में हर चीज, हर रेलेवेंट रिस्पॉन्स नहीं होता। आप अपना खुद का रेलेवेंट रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है ना। Leaving the events aside, can we write just about the conflicts between them? Yes, because बिल्कुल नशरा अभी यही बात मैं बताया था कि अगर आप में से किसी ने कॉन्फ्लिक्ट, मेजर कॉन्फ्लिक्ट लिख लिया ना, जैसे आपने ये लिख दिया कि भाई हिंदूज को यूनाइटेड इंडिया चाहिए, मुस्लिम्स को सेपरेट होमलैंड चाहिए, तो भी आपको नंबर मिल सकते हैं। देखो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज मेजरली तो इवेंट इसलिए बता देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो, वरना आप चाहें तो आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे अराउंड सराउंडिंग सिचुएशन, बेसिकली तुम्हें ना सिर्फ थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक इम्पैक्ट, गोल, और मतलब इसको है ना बहुत ज्यादा डेवलप करके बताना है कि एक्सटेंसिवली तुम्हें हिस्ट्री में इस चीज से क्या समझ आता है, ठीक है ना। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन वेल नशरा। ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके से आप डिफरेंट बना सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो हम इसकी मार्किंग स्कीम को जरा देख लेंगे, ठीक है ना। Let's talk about part 1b. What can we learn from source B about the tensions that existed over the future of subcontinent? तो आप उस चीज के बारे में लिख सकते हैं कि जो फ्यूचर है सबकॉन्टिनेंट का, जो आपको ये जो आपने सवाल था, हमने इसको असेस कर लिया, सॉरी। इसके आ जाते हैं ये मार्किंग स्कीम, इसका लेवल क्राइटेरिया दिया हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर समझा दिया कि 5 मार्क्स हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर किसी को 4 मार्क्स हासिल करने हो तो उसको सिर्फ एक वैलिड इन्फ्रेंस देनी है और एक सरफेस फीचर देना है, तो उसको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सर 5वें मार्क्स के लिए क्या करें? तो सर बेटा 5वें मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, 5वें मार्क के लिए आपको एक और वैलिड इन्फरेंस या सरफेस फीचर लिख सकते हो, या क्या कर सकते हो, एक वैलिड इन्फरेंस, एक सरफेस फीचर और एक कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज। तो जब ये तीनों का पेयर बनेगा तो तुम्हें 5 मार्क मिल जाएंगे, वरना और की जगह ऊपर तुम्हें दिया हुआ है कि या तुम एडिशनल एक और वैलिड इन्फरेंस और सरफेस फीचर लिख लो। खैर इधर आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, लेकिन ऊपर मैंने आपको इसका प्रॉपर बता दिया, आप वही क्राइटेरिया फॉलो करिएगा, आपको इंशाल्लाह 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपको बेतहाशा एमएस के अंदर सरफेस फीचर्स दिए हुए होते हैं, वैलिड इन्फरेंसेस दी हुई होती हैं, कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज दी हुई होती है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग क्या करें
कि आप सब इसको एक मरतबा गो थ्रू करें, और किसी को कुछ बात समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ ले, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस हम एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको आप अच्छा, बाकायदा तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले आदमी को बाकायदा तौर पर मंकी या लायन से डिनोट करते हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक वन, क्योंकि टेल लगी हुई है तो वो बंदर की तरह की शक्ल है, और मतलब इट रिमाइंड्स यू ऑफ अ लायन, एंड जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से ये बैठा हुआ है, तो वो आपको एक मंकी का आइडिया देता है। And somewhere his face shows your man. So if a person is writing about monkey or a lion or a man, तो भैया वो बताना पड़ेगा कि ये अगर लायन है तो इस लायन को किस तरीके से मुस्लिम्स और हिंदूज ने परेशान करके रखा हुआ है कि इस लायन के पास कोई वे आउट नहीं है, ठीक है। So if someone wants an answer to it, so it can be like you can talk about one surface feature, one valid inference, और आप एक contextual knowledge लिख सकते हैं. So you can write it like this, that in the following source, I can see two huge elephants colliding against each other. These two elephants are representing the Muslims of India and the Hindus of India. When these two elephants, आपने बता दिया कि आपको दिख रहा है, अब आप मूव करेंगे वैलिड इन्फ्रेंस की तरफ। फ्रॉम दिस आई कैन इन्फर, ये मैं आंसरिंग टेक्निक आपको बता रहा हूँ, किसी को लिखना है तो बाद में भले रिकॉर्डिंग देख के लिख लीजिएगा। फ्रॉम दिस आई कैन इन्फर that the two communities were fighting for different perspectives, which made them against each other, which brought them to fight against each other. Fight लिख लीजिएगा, अच्छा टर्मिनोलॉजी है। And this shows that the Muslims and the Hindus were fighting for two different perspectives. That is what? That is, the Muslims were fighting for a separate homeland, and the Hindus were fighting for a united India, which led to clashes between these two parties between the years 1945 to 1947. Such clashes were seen through multiple events during this era. That, and one of these events is the cabinet mission plan, where Gandhi and where Jinnah and Nehru were not opting to take on to the government for the future of India. ठीक है ना? Because their demands were not fulfilled and blah blah blah, all that stuff that we have done in cabinet mission plan, लेकिन वो लिखना जरूरी नहीं है। अगर किसी ने कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का मेंशन कर दिया और उसको रिलेट कर दिया तो उसको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म करिएगा। जी बेटा, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत बेटा, कोई ऐसी बात जो समझ आ रही हो तो पूछ लो। इस सर, इसकी डेवलपमेंट थोड़ी सी समझा दें, जैसे कि रेफरेंस के बारे में कैसे बताएंगे और एक्सप्लेनिंग कैसे करेंगे। आई होप बेटा आई डन इट राइट नाउ उमर। आई गेस आपने 6-7 मिनट पहले आंसर मुझसे पूछा था और मैंने भी आपको समझा दिया। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन बिफोर इवन रीडिंग इट। Rayan, can we refer to it as a creature labeled as Atli? हाँ, you can, but it's better that you mention it as an animal, और distinctive approach में यही है कि आप इसको ऐसा monkey या lion लिखें, क्योंकि adaptable फीचर्स मंकी और लायन के दिख रहे हैं किसमें बेटा? पिक्चर के अंदर। So of course the reading of the picture is required. Do not write a creature. Go for animal. That would be a distinctive approach. And Ryan, why don't you go for a little more detailed description where you say that the face is of a man and the body looks like of an animal? तो इस तरीके से मतलब थोड़ा सा डिटेल्ड। एमएस में तो इज जस्ट पॉइंटिंग आउट वेरी गिवन नंबर, बट व्हेन यू राइटिंग अ पैराग्राफ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक स्ट्रक्चर आता है, सही है। तो किसी और, रेहान बेटा, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन बेटा, ठीक है। वरना क्रिएचर पे भी रेहान, ही विल गिव यू मार्क्स, ही विल गिव यू मार्क्स, ही इज नॉट दैट डिस्क्रिमिनेट ऑन अपॉन दैट, ही विल गिव यू मार्क्स। आई होप बेटा आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन वेल। अगर किसी को बेटा कोई आपके पास सवाल हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लें। द चैट बॉक्स इज ओपन
एंड अली ने बोला था, तो अली बेटा मैंने आपको आंसर पूरा डिक्टेट करके भी दिखा दिया है। सो आई होप कि अब तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। खुद एक मतलब लिखिएगा, और जब जब मैं क्लास में आऊँ तो मुझसे चेक जरूर करवाइएगा, ठीक है ना। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब मेरा प्रेफरेंस क्या है? माई प्रेफरेंस टू सच क्वेश्चन इज कि आप एक क्या देखा बताएं, आप एक क्या समझ आया बताएं, और आप एक किसकी याद आई ये बताएं। इससे आपको 5 नंबर तो पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आप एडिशनली पेपर में एक क्या देखा और एक क्या समझ आया, यानी एक सरफेस फीचर और एक वैलिड इन्फरेंस एक्स्ट्रा बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम इंटेलिजेंट लोग हैं, हम गलतियां नहीं करते हैं। तो हम इंटेलिजेंट लोग हैं ना, तो हम एग्जामिनर को एक एक एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अ perfect 5 marker, my children that will be writing an exam is that they will talk about one surface feature, they would tell about one valid inference, and then they will tell about one contextual knowledge. And then they will also give one surface feature extra and one valid inference according to that surface feature extra. That would be an elite answer कि भाई अगर अल्लाह ना करे कल कला आप और मुझ जैसे इंटेलिजेंट लोगों से भी गलती हो जाए, तो उस गलती का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो। आई होप बेटा आई हैव आंसर्ड एंड एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। हमने इस पे मल्टीपल कॉन्टेक्चुअल नॉलेजेस भी देख ली, कैबिनेट मिशन प्लान, डायरेक्ट एक्शन डे, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट बाय नेहरू, जहां जिना वासी आ गए थे, जिन्होंने बोला नहीं भाई हम भी आएंगे। फिर 3 जून प्लान, और वी आल्सो टॉक अबाउट यूनाइटेड इंडिया। देखो भाई नशरा, ये वाली बात जो तुम पूछ रही थी बच्चे, ये वाली बात भी आप लिख सकते हैं। गुड यार। ब्रिटिश वांटेड टू लीव इंडिया बट वुड आल्सो ओनली डू वंस माउंटबेटन्स प्लान हैड बीन इम्प्लीमेंटेड। तो यानी कहीं ना कहीं द ब्रिटिश जो फंसे हुए थे, अब आप ऐसा अगर दो हाथी के बीच में फंसे हो तो आप तो भागोगे ना, अपने आप को बचाओगे तो नहीं। तो वो ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भी मजबूर थे कि उनको वो इंडिया छोड़ के जा नहीं सकते थे, ठीक है ना। और ऊपर बगाया तौर पर आपको द मैन वियरिंग विद बैंडेजेस, तो कहीं ना कहीं वो आपको ये शो कर रहा है कि वो भाई जो फिगर है, ही स्टक बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एंड ही इज डैमेज्ड बाय इट। अब डैमेज तो इधर फिजिकल डैमेज है, लेकिन वहां पर कोई फिजिकल डैमेज नहीं था, बट देयर वाज आल्सो मेंटल टॉर्चर इन्वॉल्व ना। तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि ये मुझे से समझ आता है कि भाई कहीं ना कहीं एटली परेशान था, एटली बहुत ज्यादा तंग आ गया था कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, किसी एक वन पेज वन डिसीजन पर नहीं आ रहे, दे आर नॉट ट्राइंग टू निगोशिएट। और जब आपको वो बंदा दो हाथियों के बीच में दिख रहा है, तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ ही इज एक्टिंग एज अ निगोशिएटर, यानी ही इज अ मीडिएटर, ही इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू गेट the differences between Muslims and Hindus be resolved so that both of them can attain what they want to. So आप इसको बाकायदा घर से प्रैक्टिस करिएगा। अब आ जाते हैं होमवर्क के ऊपर, ठीक है ना। हम ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। जिसको कोई बात समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ सकता है। होमवर्क के ऊपर आ जाते हैं। होमवर्क में आपने घर से 2 सवाल करके आने। एक आप करेंगे मई जून 2021 का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। Just do the source based question of May June 2021 and do the source based question of October November 2020। मुझे बेटा ये आपसे मेरी जब भी अगली मीटिंग हो, मुझे ये आपकी अगली मीटिंग में चाहिए दोनों एज अ होमवर्क, और मुझसे ये चेक करवा लीजिएगा। डू बोथ द सोर्सेस, ठीक है। इंशाल्लाह टाइम मिला तो दोनों सोर्सेस क्लास में बैठ के अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। बट आई होप दैट आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, और मैंने आपको एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करना सिखा दिया है, जहां पे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो वो 2 पार्ट्स के अंदर आपने ये बताना है कि किस तरीके से आप उस सोर्स से क्या आपको समझ आता है,
तो ये आपके पास सोर्स ए था जहां पे हमने कॉम्प्रिहेंशन पर्सपेक्टिव समझा, जहां पे एग्जामिनर इज लाइक असेसिंग योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। दूसरा आपने बात करी सोर्स बी टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, जहां पे एग्जामिनर आपको एक पिक्चर देता है और उससे रिलेटेड सवाल पूछता है। अगर किसी को अभी भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आ रही हो तो बेटा प्लीज डू आस्क मी, प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सही है। और अगर आपके प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए हो तो बेटा फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर सोर्स ए करवा चुके हैं जी बेटा, क्लास के शुरू में करवा चुके हैं। आर बेटा वी वर डूइंग, सर सवाल क्या है बेटा? सवाल मई जून 2022 का सवाल था, आई गेस मैंने नीचे दिखा दिया होगा आपको। बेसिकली सवाल यही होता है कि आपको है ना सोर्स में क्या समझ आ रहा है, उससे क्या कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो रहा है, आपको उस एरा के बारे में क्या बात समझ आ रही है वो बता दो। तो बेसिकली वैसे ही सवाल होता है भाई, आपको पिक्चर रीडिंग आनी चाहिए। बेसिकली बचपन में जो पिक्टोरियल रीडिंग करानी, पिक्टोरियल टीचिंग जो टीचर्स कराते हैं ना, जैसे एक लड़का ट्री के साथ खड़ा हुआ है तो बॉय स्टैंडिंग, ट्री इज देयर, हम बचपन में लिख रहे होते हैं। तो वही बचपन की चीज इधर असेस होती है बेटा। इसी के साथ यहाँ पे हमारी क्लास माशाल्लाह से इट हैज एंडेड। वी हैव डन वेल, वी हैव डन द प्रैक्टिस ऑफ अ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, और इंशाल्लाह आप ये होमवर्क करके आएंगे तो मैं चेक भी करूंगा। कल की क्लासेस का स्केड्यूल याद रखिएगा। नॉर्थ वाले इंशाल्लाह हम लोग 2:30 से 4 मिलेंगे, बादाबाद वाले हम लोग इंशाल्लाह जो आए हुए हैं लोग, वो हम इंशाल्लाह 5:30 से 7 मिलेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह बेटा मुलाकात होती है अगली क्लास के अंदर। जिन लोगों ने, मेजॉरिटी ने आज ये क्लास मिस करी है, अब मुझे नहीं पता जेन्युइनली मेजॉरिटी का बारिश का इशू है या नहीं है, तो रिकॉर्डिंग सबको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप भी एक बार घर जाके देख लीजिएगा। जी आरिस बेटा, मैंने क्वेश्चन करने का तरीका समझा दिया है आपको, होमवर्क भी दे दिया है आपको। होमवर्क आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ होमवर्क वापसी। होमवर्क देख लें, ये होमवर्क करके आइएगा। तो आपको इन ईयर्स के दोनों सोर्सेस करने हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए एंड पार्ट बी, इन दोनों ईयर्स के ये 2 क्वेश्चंस प्लीज करके आइएगा, मुझसे चेक करवाइएगा, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह आप परफॉर्म कर रहे हैं। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू लोड शेडिंग, लेकिन मैं आपकी रिकॉर्डिंग लेकर, बिल्कुल बेटा रिकॉर्डिंग आप लोग सबको मिल जाएगी। आई ट्राई एंड अपलोड इट ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ताकि सब फिर देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? जी जी नाफे, बिल्कुल बेटा मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लाजमी देख लेना। और बेटा उमर स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी स्क्रीन पर है ना बेटा, इतना एफर्ट डाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क का, कोई बहुत ज्यादा होमवर्क तो नहीं लिखा हुआ ना मैंने। बाकी अली है हमारे पास, अली बेटा ग्रुप पर सेंड कर देना होमवर्क प्लीज। जो लोग प्रेजेंट है वो प्लीज एक एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें और ग्रुप पर होमवर्क भेज दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में चेक कर लूंगा। एक वक्फे के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप सभी क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज।